तो आज से हम शुरू कर रहे हैं पदार्थ विज्ञान का पेपर 1 और पेपर 1 का भी हम पॉइंट वाइज चलते जाएंगे। तो इसलिए जो सबसे पहला पॉइंट है आज हम वो पढ़ेंगे और समझेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो पॉइंट 1 है उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, आपको सिलेबस एक बार आपने गो थ्रू हो लेना है कि आपको क्या क्या पूछा गया है, राइट। तो सबसे पहले है इसमें आयुर्वेद निरूपण, जिसके अंडर हम पढ़ने वाले हैं लक्षण ऑफ आयु एंड कंपोजिशन ऑफ आयु। सबसे पहले तो बोलते हैं कि आयु का लक्षण और कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से मिलके जो है तो आयु बनी हुई है। अब इसमें हम देखेंगे ये प्यारा सा श्लोक जो आचार्य चरक ने दिया हुआ है सूत्र स्थान में। बोलते हैं शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगः च अनुबंधः च पर्यायेर आयुरुच्यते। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। अब हमें पता है कि शरीर क्या होता है, पंचभौतिक शरीर है, राइट। पंच महाभूतों से जो बन के मिलके बना है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आपके 5 महाभूत हैं और इन सब से जो मिलके जो बनता है वो शरीर है, सही बात। उसके बाद क्या आ गया? इंद्रिय। इंद्रिय की जब यहाँ पे बात करते हैं ना हमारे पास, तो इंद्रिय से आप क्या मतलब समझ रहे हैं? इंद्रिय का मतलब हुआ आपकी ज्ञान इंद्रिय, ठीक है। जो ज्ञान इंद्रिय आती हैं आपकी इसमें, ज्ञान इंद्रिय कौन सी होगी आपकी? आपका श्रोत्र चक्षु घ्राण रासना, ये सब चीज़ें। सत्व और आत्मा, इन सबको जब आप इकट्ठा ये मिल जाती हैं, इन सब का जब संयोग हो जाता है तो यही जो है तो आपका क्या कहलाता है? आयु। ऑलराइट। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे कि धारी जीवित नित्यग और अनुबंध, ये सब क्या है? आयु के पर्याय हैं। और यही सब चीज़ें आप लक्षणों में भी कह सकते हैं कि इन्हीं सब चीज़ों से क्या करते हैं कि आयु हमें लक्षित होती है, हमें दिखती है कि हाँ धारण कर रही है, जीवित नित्यग और अनुबंध। और प्लस इसमें एक चेतना अनुवृत्ति जो शब्द है ये भी आयु के लिए प्रयोग किया गया है। इसका जो रेफरेंस रहता है वो है तत्र आयु चेतनानुवृत्ति चरक सूत्र अध्याय 30 में। अध्याय 30 का भी 22वां श्लोक है ये। अब आपने क्या करना है कि ये जो दोनों श्लोक हैं ये लर्न करने हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है लर्न करने के लिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो अब हम इनका मतलब समझते हैं कि धारी जीवित नित्यग और अनुबंध और चेतनानुवृत्ति, इन सब का मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले आता है आपका धारी। धारी का मतलब है कि आप समझ रहे हो इसका बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग क्या हो सकता है, साधारण सा बिल्कुल। इसका होगा धारण करना, है ना। तो धारण, शरीर को धारण करना, सही बात। तो धार्यति शरीरम, आप इस तरह से बोल सकते हो कि जो शरीर को धारण कर रहा है। प्लस साथ में क्या है? पुतिताम गंतुम न। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो पुति का मतलब क्या होता है? सड़ना ना, सड़ने की, जैसे जो चीज़ होती है जो सड़ जाती है, गल सड़ जाती है, उसके लिए हम पुतित शब्द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पुतिताम गंतुम न, शरीर को सड़ने न देने वाला, ठीक। तो धारी का मतलब अब क्या हुआ? शरीर का धारण करने वाला और साथ में शरीर को सड़ने न देने वाला। ये आपका धारी शब्द का जो है तो अर्थ हो गया। जीवित, जीवित का क्या मतलब होता है? जीवयति प्राणान धार्यति, प्राणों को जीवित रखने वाला, ठीक है। जब तक हमारे प्राण हैं, हमारे प्राण जीवित हैं, तो यही तो आयु है हमारी, जब तक जीवित प्राण हैं। तो जीवयति प्राणान धार्यति, बहुत ही सिंपल सा है। अब नित्यग, नित्यग, अब इस शब्द का मतलब क्या होता है? देखो पदार्थ विज्ञान पढ़ते हुए जो एक सबसे अच्छी चीज़ होती है ना, हमें क्या चीज़ समझनी चाहिए इसके बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि पदार्थ विज्ञान समझने में डिफ़िकल्ट होता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आपको क्या है, जो उसके शब्द हैं ना, थोड़े नए शब्द होते हैं, कहीं ना कहीं आप 12th के बाद निकल के आए हैं, ये शब्द सुने भी नहीं होते हमने। तो आपको शब्दों का जो बिल्कुल मीनिंग है, सिंपल मीनिंग है ना, वो पता होना चाहिए। उसके बाद आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक। तो अब नित्यक हम शब्द देखते हैं। नित्यक शब्द का जो मतलब रहता है ना, वो रहता है निरंतर, ठीक है, जो कांस्टेंट या फिर लगातार, जो आप बिल्कुल सिंपली समझ सकते लगातार। तो नित्यक से अब आप किस सेंस में यूज़ किया होगा अगर आप सोचेंगे तो बोलते हैं कि आयु प्रतिक्षण, मतलब निरंतर, है ना, लगातार जो जाती रहती है। अब क्या हो रहा है? एवरी सेकेंड एवरी मिनट हम क्या हो रहे हैं? एजिंग हो रही है हमारी, कहीं ना कहीं हमारी जो एज है वो बीतती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, कहीं ना कहीं हम डेथ की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो यही तो मतलब है नित्य का। अब आ जाते हैं अनुबंध पे। अनुबंध का क्या मतलब है? अनुबंध कहीं ना कहीं क्या है? एक जो रिलेशन, अनुबंध क्या होता है? संबंध रखना उस चीज़ को, ठीक है। अनुबंध मतलब बंधा हुआ है किसी चीज़ के साथ। तो इसका बिल्कुल सिंपल जो मीनिंग रहता है वो है आयु का संबंध परस्पर, ठीक है।
लगातार जो है तो अपर और पर शरीर से लगा रहता है। अब ये अपर पर शरीर का क्या मतलब हुआ? जो पूर्व काल का हमारा जो जीवन है और उत्तर काल का जो हमारे शरीर आदि जो हैं, तो इन सब के साथ जो है तो आयु का संबंध लगा रहता है। और आयु का संबंध जो है, हम बिल्कुल ही सिंपली अगर समझना हो तो ये बोल सकते हैं कि आयु का संबंध प्राण से लगा रहता है। हमारे जब तक प्राण है तब तक आयु है। अब चेतना अनुवृत्ति आ गया। अब चेतना अनुवृत्ति का मतलब क्या हुआ? ठीक है, जो हम जब से जन्म होता है गर्भ से लेकर के मरण पर्यंत तक हमारी जो चेतना है ना, चेतना बनी रहती है। हमारा शरीर चेतन रहता है, चेतन शरीर बोलते हैं ना। तो यही बात है कि जो जब से बच्चा पैदा हुआ है और उसकी डेथ हो रही है, उसकी इन बिटवीन क्या है, उसकी वो उसने एज ही तो क्या रहा, एजिंग हुई ना उसकी। तो जब तक वो आयु जो है, आयु तो उसकी भी थी, तो आयु है और उसके साथ चेतना बनी हुई है ना। तो गर्भ से मरण पर्यंत चेतना के रहने के कारण आयु को चेतना अनुवृत्ति कहते हैं। ये इसका मतलब हो गया। अब आ जाते हैं हम इसकी जो सेकंड सब पॉइंट था, आयुर्वेद का लक्षण, स्वरूप व प्रयोजन। अब हमें आयुर्वेद का लक्षण, स्वरूप और प्रयोजन, उससे पहले हमें आयुर्वेद की जो थोड़ा सा परिभाषा और मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि आयुर्वेद है क्या, आयुर्वेद शब्द क्या है। अब आप आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब आयुर्वेद जो है ना, 2 शब्दों से मिलके बना है। अब इसको धातु और शब्द के रूप में देखेंगे तो आयुष जमा विद, ठीक है। और बिल्कुल सिंप्लीफाइड आप बोल सकते हैं आयु प्लस वेद। अब आयु का मतलब हमने समझ लिया, पीछे पूरा हमने ये सारा आयु के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा पीछे। तो आयु कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सॉर्टेड बोलोगे जीवन। और विद या फिर वेद का जो मीनिंग होता है, वेद क्या होगा आपका, ज्ञान, विचार और या फिर सत्ता या प्राप्ति। तो इसका क्या मतलब हुआ अब आयुर्वेद का, कि आयु के संबंध में हमें जो संपूर्ण ज्ञान, ठीक है, ज्ञान या फिर उसकी प्राप्ति हमें करवाए या फिर उसके बाद में हमें विचार करवाए, है ना, विचार कर सकते हैं हम जिस शास्त्र में, उसको आयुर्वेद बोलते हैं। ये हो गया। अब क्या हुआ कि इसकी परिभाषा क्या है। अब हम आते हैं परिभाषा में। तो परिभाषा आचार्य चरक सुश्रुत दोनों ने दी है, आचार्य वाग्भट ने भी दी है। तो हम यहाँ पे जो बिल्कुल ईजी सी है, सिंपल सी, वो हम समझेंगे। आचार्य सुश्रुत ने जो दी हुई है, ठीक है, आयुरस्मिन विद्यते अनेन व आयुर्विदन्ति इत्यायुर्वेदः। यह है सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 1 का 14वां श्लोक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आयु अस्मिन विद्यते, जिसमें आयु की सत्ता वर्तमान हो, ठीक है, जिस शास्त्र में आयु की सत्ता विद्यमान है, ठीक है, या फिर जिस शास्त्र के द्वारा हमें आयु का लाभ होता है, उसको हम आयुर्वेद बोलते हैं। और इसमें आयु की सत्ता विद्यमान है, हम आयु के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, इसलिए इसको हम आयुर्वेद बोलते हैं। अब आयुर्वेद का जो लक्षण है आचार्य चरक के अनुसार जो रहता है, आपने इससे पहले ये परिभाषा लर्न करनी है आयुर्वेद की। सुश्रुत ने जो बताई हुई है ये आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं आयुर्वेद का लक्षण, जो आपके सिलेबस का मेन पॉइंट है। अब ये जो श्लोक है ये भी आपको लर्न करना है, ये इजी श्लोक है। और कोशिश करिएगा फर्स्ट ईयर में जितने ज़्यादा आप श्लोक लर्न कर सकें, और इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी अगर आप श्लोकों के लिए जो है तो एक नोटबुक लगा लें, सब्जेक्ट वाइज लगा लें, या फिर एक जनरल सी नोटबुक लगा लें और उसमें आप जो भी श्लोक लर्न कर रहे हैं वो लिखें और उनको रिवाइज़ करें ज़्यादा अच्छे तरीके से, जो है तो फिर आपको श्लोक लंबे समय के लिए याद रहते हैं और आसानी रहती है, ठीक। अब आते हैं इस पर, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तत् यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। अब ये है चरक सूत्र अध्याय 1 का, ठीक है, श्लोक नंबर 11। श्लोक संख्या 11 नहीं है, ये 41 है एक्चुअली, थोड़ा सा कट हो गया है ओवर राइटिंग की वजह से, ओके। 41 है, अगर आपने रेफरेंस देखनी होगी तो उसके लिए। अब इसका मीनिंग समझते हैं। अब हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम, तो बोलते हैं जिस जिस ग्रंथ में या जिस शास्त्र में हित आयु, हित अहितम, ठीक है, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु का वर्णन हो, है ना, आयु के लिए हितकर आहार विहार, औषध, इन सब का वर्णन हो, तो उसको हम आयुर्वेद बोलते हैं। और यही उसके लक्षण भी हैं, है ना। और क्या वर्णन हो, अल्पायु, मध्यम आयु और दीर्घ आयु की, किसी अल्पायु की कम हो, जिसकी आयु बहुत कम है, मध्यम जो मध्यम की वर्ष तक जीता है ना, और दीर्घायु जो लंबे समय के लिए जीता है,
और या फिर मृत्यु सूचक अरिष्ट लक्षणों का वर्णन हो कि कब उसकी आयु जो है तो समाप्त हो सकती है किन लक्षणों के आने पे। आयु अर्थात गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत होने वाले घटना चक्र एवं परिवर्तनों शरीर रचना का वर्णन हो, उसे आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। अब हमें पता है गर्भाधान, जब एक जीव जो है तो गर्भ में आया, उसके बाद जब वो पैदा हुआ और उसने अंत में उसकी मृत्यु हुई, तो इन सब के बीच में जो भी घटना चक्र है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो जिसके अंदर वर्णन हो उसे हम आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। अब हमें मीनिंग पता होना चाहिए, ये हित आयु क्या है आखिर, ऐसी क्या आयु, हित आयु का मतलब क्या हुआ, है ना। अहित आयु कौन सी होती है, सुख आयु कौन सी होती है और दुख आयु कौन सी होती है। और हमें जो है तो कैसी आयु जीनी चाहिए, हमें हित और सुख आयु हमें जीनी चाहिए, ठीक है। हमारी आयु जो हितकर और सुखकर होनी चाहिए, ये चीज़ सभी लोग ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, अब हम आते हैं हितायु पे। हितायु का मतलब क्या है, हितायु हितायु में क्या आया आपका, जो मनुष्य सभी प्राणियों का हितैषी हो, मतलब हित करता हो दूसरे लोगों के लिए, जो पर्याय धन की कामना ना करता हो, हमेशा सत्य बोलता हो ना, ट्रूथ। 1 सेकेंड, स्लाइड हो जा रहा है। ओके, तो जो मनुष्य सभी प्राणियों का हितैषी हो, हित करता हो, पराय धन की कामना ना करता हो, मतलब दूसरे पर्सन से उसने धन लेना है ऐसा ना सोचता हो, ठीक है, चोरी वगैरह ना करता हो, सत्यवादी हो, शांति प्रिय हो, धर्म अर्थ काम का पालन करता हो, वृद्धजन पूज्य व्यक्तियों की सेवा करता हो, धारणीय वेग। अब आप विवेक पढ़ेंगे भी, अष्टांग हृदय में आप पढ़ेंगे, और जो धारणीय वेग हैं, जो धारणीय वेग है आपको वो कौन से थे, हमारे क्रोध, राग, ईर्ष्या, मद, अभिमान वगैरह, तो इन सबको जो है धारण करता हो, कंट्रोल करता हो। ऐसा नहीं कि किसी पे चिल्ला दिया, क्रोध कर लिया, है ना। राग मतलब बार बार किसी बात के लिए रोता रहा, इरेलीवेंटली। ईर्ष्या कर दी, किसी से जेलिस नहीं होना है, अभिमान नहीं करना है किसी चीज़ का, ठीक। इन सबको जो धारण करता है वही है हितायु वाला। आध्यात्म विद्या का ज्ञाता हो, अनुष्ठान करता हो, दानी हो। आध्यात्म विद्या कौन सी होगी आपकी, स्पिरिचुअलिटी, है ना। इन सब के बारे में जानता हो, अनुष्ठान पूजा वगैरह ये सब चीज़ें करता हो, हवन वगैरह करता हो, दान करता हो, संपूर्ण कार्यों को मृत्यु लोक व परलोक को ध्यान में रखे करता हो। अब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ होनी चाहिए कि मृत्यु लोक भी है, एक ये लोक है और एक परलोक है। इन सबको ध्यान में रख के करता हो, क्योंकि जब भी इंसान इन चीज़ों को ध्यान में रख के करेगा तो वो अपने कार्य हित कर ही रखेगा। ऐसे मनुष्य की आयु को जो है तो हितायु हम कहते हैं। आप समझ गए। अब इसमें बीच में आया है कि धर्म अर्थ काम का पालन करता हो। अब आपको एक यहाँ पे मज़ेदार चीज़ बताती हूँ, जो धर्म अर्थ काम प्लस इसमें जब मोक्ष जुड़ जाता है, जब ये 4 चीज़ें इकट्ठा हो जाती है ना, ऑलराइट, जब ये 4 चीज़ें आपकी इकट्ठा हो जाती हैं, ये देखिए यहाँ पे, तब इनको हम बोलते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। ये आपने लर्न रखना है, आप कहीं ना कहीं आप इसमें अपना जीके इंक्रीज कर लीजिए, काम आएगा आगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये आपके काम आने वाला है। अब इसके बाद, अब आपने ये जो सारे चीज़ें समझी हितायु से, अब आपने ये सब समझा, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ लग रहा है इसमें कि क्या चीज़ है। एक्चुअली में जो हितायु है ना, वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बोली गई है, कि वो सोशली वो इंसान जो है तो हितैषी, मतलब दूसरों के लिए कर रहा है ना यहाँ पे सब कुछ, जो सोशल बीइंग, एक अच्छा सोशल बीइंग एक्ट कर रहा है वो हितायु में, है ना। तो जो हितायु है वो हमारे सोशल एस्पेक्ट से बताई गई है, और जो सुखायु वो पर्सनल, एक ह्यूमन बीइंग जो पर्सनल अपने आप से अपने लिए वो कैसा है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखी गई हैं आयुर्वेद में। देखो कितना सुंदर बताया हुआ है। अब अहितायु क्या है, अहितायु क्या है, हितायु के बिल्कुल विपरीत। जो भी हमने चीज़ें यहाँ पे पढ़ी ना, जो हितायु में पढ़ी, उन सब का बिल्कुल ऑपोजिट करेगा वो, ठीक है। दूसरों का हित नहीं चाहेगा, दूसरों के धन की इच्छा करेगा, वेग जो धारणीय वेग उनको धारण नहीं करेगा, धर्मार्थ कर्म का पालन नहीं करेगा, दान आदि नहीं करेगा। तो ऐसे जो मनुष्य की आयु वो अहित आयु है ना। और सोशली भी ऐसे लोग जो क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, है ना बात। तो ऐसी आयु नहीं रखनी है हमने, अपनी आयु है जो हमने हितायु रखनी है, सोशली हमने एक अच्छे बीइंग की तरह रहना है। अब आती है सुख आयु की बात। अब देखिए मैंने बोला था ना, सुख आयु, जो सुख आयु है वो पर्सनल, किसी भी ह्यूमन बीइंग के पर्सनल उससे रिलेटेड है। तो जो मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक रोगों से मुक्त है, सही बात है ना, कोई भी मनुष्य शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्त है तो वो सुखी होगा ना। युवा है, यंग है, यंग से मतलब युवा से इसका मतलब ये भी है, और थोड़ा बलशाली है, स्ट्रांग है, वो धन संपत्ति से युक्त है, उसके पास जो है तो पैसे की कमी नहीं है, मतलब उसके पास अमाउंट जो है तो अपने लिए ठीक है,
धन संपत्ति, वो सेटिस्फाइड है, उसके पास जो अमाउंट है। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिच है तो वो भी सुखी होगा, ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक एक फैक्टर नहीं इसमें जुड़ेगा, इसमें सारी चीज़ें हम देखेंगे। ज्ञान विज्ञान संपन्न है, उसको नॉलेज भी है ना। पुरुषार्थी है, अपने कर्म बहुत अच्छे से वो करता है, जिसके प्रत्येक कार्य इच्छा अनुसार निष्पन्न होते हैं, लकी वन राइट। उस मनुष्य की आयु को सुखायु कहा जाता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें आती हैं एक सुखायु के अंदर। वो रोगों से मुक्त भी होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए, वो संपन्न होना चाहिए अपने आप में, ठीक है। अब इसमें हम दुखायु देखते हैं तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट, सुखायु के बिल्कुल ऑपोजिट, बड़े मनुष्यों की आयु से जो है भिन्न जो है। अब आपको देखो लर्न इसको कैसे रखेंगे आप। अब कई बार हम थोड़ा सा जब स्टार्टिंग में पहली एक दो बार पढ़ते हैं ना, तो शुरू शुरू में कई बार भूल भी जाते हैं। तो मैंने आपको इसका लर्न करने का एक बहुत ही ईजी वे बता दिया है। क्या मैंने वे बताया आपको? मैंने बोला कि जो हितायु है आपकी, वो है आपकी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सोशली मतलब दूसरों के लिए कर रहा है यहाँ पे, है ना, दान धर्म कर्म जो भी कर रहा है, वृद्धजनों की पूजा, शांति प्रिय, सत्यवादी, ये सब दूसरों के सोशली एक बीइंग की तरह वो अच्छे से एक्ट कर रहा है। और सुखायु उसके बिल्कुल पर्सनल उससे रिलेटेड है। तो आप इस तरह से आपको सिर्फ हित और सुखायु याद रखना है, हितायु और सुखायु, और इनके बिल्कुल ऑपोजिट में आपकी अहित और दुखायु आ जाएगी। ईजी टू लर्न, राइट। अब हम आगे आते हैं आयुर्वेद का स्वरूप। अब ये जो पॉइंट है ये आपको लगेगा कि स्वरूप क्या है आखिर, आयुर्वेद का स्वरूप है क्या एग्जैक्टली। तो इसमें जो मुझे एक रेफरेंस ही मेरे अकॉर्डिंग जो है, तो आयुर्वेद का जो स्वरूप है ना, त्रिसूत्र आयुर्वेद बोला हुआ है। त्रिसूत्र आयुर्वेद, आयुर्वेद का स्वरूप अब हम देखेंगे। तो आयुर्वेद का जो स्वरूप बोला गया है वो त्रिसूत्र आयुर्वेद बोला है। अब इस त्रिसूत्र आयुर्वेद का मतलब क्या हुआ? 3 सूत्र हैं। इसके अभी आचार्य चरक ने इसके बारे में बताया हुआ है। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामहम। अब आपको ये श्लोक लर्न करना है। अगर आपको सारा नहीं हो पाता है तो आप ये जो पहली लाइन है ना, हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम और त्रिसूत्रम शाश्वतम, इतना कर लेंगे काफ़ी आपके लिए। अब इसमें 3 सूत्र कौन है? हेतु लिंग और औषध बोला हुआ है। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसे चरक ने अपने सूत्र स्थान के अध्याय 1 में आयुर्वेद का स्वरूप जो त्रिसूत्र बोला है ना। तो स्वस्थ और रोगियों के लिए उत्तम मार्ग बताने वाला जो है हेतु, हेतु हो गया निदान। निदान मतलब कि कोई भी कॉज है किसी भी डिजीज़ का, जो निदान होता है उसको हम हेतु बोलते हैं, किस वजह से वो हो रहा है वो हेतु है। लिंग मतलब उसका लक्षण, कोई भी डिजीज़ का कौन से सिम्टम्स, लक्षण मतलब सिम्टम्स है ना जो दिखा रहा है। और औषध ज्ञान, अब उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये 3 चीज़ें त्रिसूत्र कहलाती हैं। और इनका हमें नॉलेज जिसको होता है, ठीक है, उसको आयुर्वेद शास्त्र का बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए बोला है हेतु लिंग और औषध ज्ञान शाश्वत पुण्य देने वाला है। अब जिनको भी इनका ज्ञान होगा उनको उसका पुण्य, बहुत पुण्य मिलेगा। और जिस आयुर्वेद को ब्रह्मा ने स्वयं जाना था वो त्रिसूत्र आयुर्वेद है ना। जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी से तो आयुर्वेद आया है, सही बात। तो आपको बस ये याद रखना है जो त्रिसूत्र है इसका स्वरूप है, और इसको जो भी जानेगा उसको जो है तो ये पुण्य मिलेगा। क्योंकि एक जो वैद्य है उसको डिजीज़ का कॉज पता होना चाहिए, उसके जो लक्षण है वो डिफ्रेंशिएट कर पाए कि इस डिजीज़, कोई एक डिजीज़ से ज्वर है, ज्वर में ये है, अगर रक्तपित्त है तो रक्तपित्त में इसके ये लक्षण है, निदान इसके जो ज्वर के ये हैं, और लक्षण जो रक्तपित्त के ये निदान रहते हैं, और फिर उसको औषध ज्ञान भी होना चाहिए। तो जिस वैद्य को ये पता होगा उसको पुण्य मिलेगा ही, सही बात। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद का जो प्रयोजन है ना, अब हमें पता है ना कि हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी चीज़ है उसका कोई ना कोई हमारा एम रहता है। अगर इन जनरल भी हम बात करें आजकल के टाइम में भी, अगर कोई किसी बुक को पब्लिश करता है या कुछ लिखता है, कोई स्टोरी ही लिखता है, कहीं ना कहीं उसके किसी पर्सन के दिमाग में ये रहता है, टारगेट लेके चलता है कोई पर्सन कि मुझे ये करना है। तो प्रयोजन, अब आयुर्वेद क्यों, हमने आयुर्वेद पढ़ना है, क्या ज़रूरत पड़ी, आयुर्वेद बना क्यों, लिखा क्यों गया, है ना, क्यों ही। तो इसका प्रयोजन जो एम है ये क्या काम कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तो आचार्य चरक ने प्रयोजन जो है, आचार्य चरक और हम आचार्य सुश्रुत दोनों का देखेंगे, बहुत इजी है लर्न करना। तो आचार्य चरक ने क्या बोला है? प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। चरक सूत्र अध्याय 1 का 26वां श्लोक है ये। अब इसका मीनिंग क्या हुआ अब हम वो समझते हैं।
प्रयोजनम च अस्य, प्रयोजन है, क्या है इसका प्रयोजन? स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षण, स्वास्थ्य रक्षणम, कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना है, सबसे पहला। दूसरी बात, आतुरस्य विकार प्रशमनम, आतुर, आतुर मतलब जो डिजीज्ड है, जिसको बीमारियां लगी हुई हैं, उस जो आतुर है ना, व्याधित व्यक्ति है, उसके विकारों का प्रशमन करना, उसके विकारों को हमने शांत करना है, ट्रीट करना है और शांत करना है। तो ये आचार्य चरक का है। अब आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? आचार्य सुश्रुत ने भी बात यही बोली है, पर उन्होंने पहले किस चीज़ को बोला है? उन्होंने बोला है व्याधि उपशिष्टानाम व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणश्च। बोलते हैं कि व्याधियों से जो व्याधित है व्यक्ति, है ना, उसको व्याधियों से परिमोक्ष, उसको मुक्ति दिलानी है हमने उस व्याधि से, और स्वस्थस्य रक्षणश्च, तो बोलते हैं कि और स्वास्थ्य का हमने रक्षण करना है, स्वास्थ्य को हमने उसके जो है तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना है। अब ऐसा क्यों? बात तो एक ही पर घुमा के उन्होंने क्यों बोला? पहले आचार्य चरक ने क्या बोला कि स्वस्थ व्यक्ति को हम स्वस्थ रखेंगे और विकार जिसको होगा उसको हम ठीक कर देंगे। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये माना जाता है, आचार्य चरक का जो हमें पता है कि इसका जो काल है, आचार्य चरक का काल जो है तो आचार्य सुश्रुत से पहले का है ना, ये इनका काल बहुत पहले का है और आचार्य सुश्रुत बाद में आए हैं। तो इसीलिए पहले के टाइम में क्या होता था, डिजीज़ होते थे पर इतने ज़्यादा नहीं, हेल्दी लोग ज़्यादा थे। तो आचार्य चरक ने उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस वक्त के सिनेरियो में हेल्दी लोग ज़्यादा थे, तो उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि जो हेल्दी पर्सन है उसको हम हेल्दी ही रखेंगे, ये हमारा प्रयोजन है, और जो आतुर व्यक्ति है उसको हम ट्रीट करेंगे, है ना। पर आचार्य सुश्रुत के टाइम पे क्या होगा, बीमार लोग ज़्यादा लग गए होने, है ना, तो पहले उन्होंने बोला कि जो बीमार है हम उसको ट्रीट करेंगे और स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को तो हमने बनाए रखना है। सही बात, ये हो गया। अब आते हैं हम सिद्धांत का लक्षण व भेद। अब सिद्धांत का लक्षण और भेद जो है, सिद्धांत क्या चीज़ है? सिद्धांत क्या होता है ना, आपका सिद्धांत थ्योरी होती है ना। अगर बिल्कुल आप सिंपली समझना चाहें, सिद्धांत कोई भी थ्योरी है, कोई प्रिंसिपल्स जो बताए होते हैं उस चीज़ को आप सिद्धांत बोलेंगे। तो आयुर्वेद में भी बहुत सारे सिद्धांत बताए गए हैं, और आपको पता ही है कि कोई भी साइंस है, कोई भी आपकी चीज़ें इस तरह से आती हैं हेल्थ साइंसेस में, तो उसके अपने प्रिंसिपल्स कुछ ना कुछ होते हैं जिसके ऊपर वो वर्क करता है, जिसके ऊपर वो चल रहा होता है। तो वैसे ही आयुर्वेद में भी सेम है, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं, पहले सिद्धांत का हमें पता होना चाहिए, ये टर्म क्या है, मीनिंग क्या है, इसके लक्षण और भेद क्या है। तो देखिए, सिद्धांतो नाम स यह परीक्षकेर बहुविधम परीक्ष्य हेतुभिः च साधित्वा स्थाप्यते निर्णय। ये चरक विमान अध्याय 8 का 57 नंबर का श्लोक है, ठीक। तो बोलते हैं कि परीक्षकों द्वारा, सिद्धांत क्या चीज़ है, ठीक है, सिद्धांतों नाम स य, ठीक है, सिद्धांत उसको बोलते हैं जिसको कि परीक्षकेर बहुविधम, परीक्षा विषयों की, जिसको कि बहुत बार जो है तो परीक्षा की गई हो, किसकी परीक्षा, जो उसके अंदर जो विषय हैं उसकी बहुत बार परीक्षा की गई है, और उसको हेतुओं के बाद, मतलब उसके जो फैक्ट्स हैं या, है ना, हेतुओं के द्वारा जो है, तो हेतु आप इसमें प्रमाण भी बोल सकते हैं, है ना, प्रूफ्स के द्वारा, प्रूफ जो है उसके द्वारा जो उन परीक्षा विषयों को सिद्ध कर दिया जाता है, उनको प्रूव किया जाता है, ठीक है। जो प्रूफ हमारे पास है या फिर जो हमारे पास एविडेंसेस थे उनके थ्रू जो हमने उसको सिद्ध करा, एस्टेब्लिश करा, जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। तो आप इसको समझ के कि जो परीक्षकों द्वारा जो भी, मतलब अब हम जो है तो परीक्षा करेंगे किसी भी जो परीक्षा विषय है ना, जो जिसकी परीक्षा होनी चाहिए, मतलब परीक्षा विषयों की, और उसको जो हमने फैक्ट्स के द्वारा, मतलब हेतुओं के द्वारा या कॉजेज जो भी हमारे पास अवेलेबल है ना, उनके एविडेंसेस के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा उन परीक्षा विषयों को सिद्ध कर दिया, हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद हमने इसको एक स्थायी निर्णय दिया, एस्टेब्लिश जो हमने करके दिया, हाँ जी कि यही है इसका निर्णय, उसे सिद्धांत कहते हैं। अब इसको बिल्कुल सिंपली अगर आप समझना चाहे, जिसे परीक्षा करके तर्कों से सिद्ध करके स्थापित किया जाता है वही सिद्धांत है। पहले हमने क्या करा, परीक्षा करी, फिर हमने तर्क वगैरह दिए कि हाँ ये चीज़ इस वजह से है, इसलिए ओके स्थापित किया जाता है, वो सिद्धांत है। सही बात। अब देखते हैं हम कि सिद्धांत के जो भेद, कितने टाइप का होता है सिद्धांत। बोलते हैं सचतुर्विधः सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभय उपगम सिद्धांत चेति। चरक विमान अध्याय 8 का 37 नंबर का श्लोक है।
और आपने ये श्लोक लर्न भी करना है, ठीक है। सिद्धांत का श्लोक भी अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए और इसके जो चतुर्विद जो सिद्धांत है ये वाला श्लोक भी आपको लर्न होना चाहिए। ये ईजी टू लर्न है, नथिंग डिफ़िकल्ट इन इट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वतंत्र सिद्धांत। अब सर्वतंत्र, सर्व मतलब सबके लिए जो बराबर चला हुआ है ना, सभी तंत्रों में जो सर्वतंत्र, सभी तंत्रों में, सभी शास्त्रों में जो इक्वल है, यूनिवर्सल थ्योरी इसको हम बोलेंगे। अब ऐसा ऐसा सिद्धांत, ऐसी थ्योरी जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत रूप में प्रसिद्ध है। अब जैसे कि क्या चीज़ हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते, देखिए रोगों का निदान है। अब ये सारे के सारे जो हमारे आयुर्वेद के शास्त्र हैं हो गए, जैसे आचार्य चरक का हो गया है ना, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय हो गया या कोई और संहिताएं हो गई, तो उन सब में कहीं ना कहीं ये बोला ही हुआ है कि रोगों का निदान होता है, कि रोग एकदम से नहीं होता, कोई ना कोई निदान होता है, ठीक। अब व्याधियाँ हैं, डिजीज़ भी माने गए हैं, सब संहिताओं में, सब शास्त्रों में हमारे बराबर लिए गए हैं। साध्य रोगों की चिकित्सा है। अब साध्य रोग हम बोलते हैं उसको जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, तो साध्य रोगों की चिकित्सा होती है। अगर नहीं होती तो उसको हम असाध्य बोलते हैं, है ना, या यापे बोलते या प्रसाध्य बोलते, मतलब होता साध्य रोगों की पर चिकित्सा है। ये सब जगह माना है। समझ गए आप। सर्वतंत्र, सर्वतंत्र से अब आपने इसी से इसको लर्न करने के लिए कैसे करना है कि सर्व और तंत्र, सर्व मतलब सभी तंत्रों में बराबर जिसको माना गया है, लर्न हो गया। अब प्रतितंत्र बोला है, प्रतितंत्र ये नॉन यूनिवर्सल है। प्रति मतलब कि अलग अलग बोला हुआ है अब तो, कि जो सिद्धांत भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से पाया जाता है। अब एक आचार्य ने कुछ बोल दिया, दूसरे आचार्य ने कुछ बोल दिया, तो प्रतितंत्र सिद्धांत का आप एग्जाम्पल से समझेंगे हम, है ना। रोगों के भेद। अब देखो कि कई बार ऐसा होता है ना कि, अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देती हूँ कि पांडु रोग हो गया, तो कई आचार्यों ने पांडु रोग के 5 भेद माने, कईयों ने 4 माने, ऐसे करके जो है तो रोगों के भेद अलग अलग माने हुए हैं, है ना। नंबर ऑफ जो भेद हैं वो अलग अलग है। और इसका और अच्छा जो एग्जाम्पल है ना, रसों की संख्या जो है तो 6 मानी है किसी आचार्य ने और किसी आचार्य ने 8 मानी है। बोलते हैं कि षड्रस होते हैं, नहीं, कई आचार्य बोलते हैं 8 होते हैं, है ना। अब आचार्य चरक ने जो है तो एक बहुत ही अच्छा एक पर्टिकुलर एग्जांपल है ये, कि आचार्य चरक ने जो 5 ज्ञानेंद्रिय मानी है, मगर क्या है कि यहाँ पे अन्यत्र जो है तो 6 मानी हुई है ज्ञानेंद्रिय। हाँ, ये हो गया आपका। अधिकरण सिद्धांत क्या है? अधिकरण सिद्धांत का मतलब ये है ना कि अधिकरण अपने अधिकरण में ले लेना, ठीक है, ऐसे आप समझ रहे हो इसको। किसी विशेष विषय का विवरण प्रस्तुत करते समय उसी विषय से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण को, ठीक है, दूसरा जो सिद्धांत है प्रस्तुत करना, उसको अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि आप ना किसी विषय को, किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट क्या हुआ कि ऑलरेडी कोई प्रूवन थ्योरी है और आपको उसको एग्जाम्पल के तौर पे लेना पड़ रहा है बीच में, है ना। वो ऑलरेडी सिद्ध है, वो ऑलरेडी प्रूव्ड है। ये सब चीज़ें कब होती है? जब हम डिबेट्स वगैरह कर रहे होते हैं ना, या फिर कभी सेमिनार्स वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर चलता है ये सब अधिकरण सिद्धांत का। अगर आप देखेंगे तो किसी भी मतलब विशेष विषय के बारे में हम विवरण, हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और उसी विषय से रिलेटेड है, बट जो चीज़ रिलेटेड है वो ऑलरेडी प्रूव्ड है ना, तो उसको हम रिप्रेजेंट वहाँ पे कर देंगे। तो ये हो गया आपका जो है अधिकरण सिद्धांत। अब इसका मीनिंग अगर आप बिल्कुल सिंपली समझें तो इस सिद्धांत को अगर आप अधिकरण सिद्धांत को मान लेंगे, तो आपने जो दूसरा सिद्धांत जो है, तो अन्य सिद्धांत जो आपने एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे लिया था, वो आपको ऑटोमेटिकली मानना ही पड़ता है, क्योंकि वो प्रूवन है और आपने जब बोल दिया उस सिद्धांत के बारे में तो आपको मानना ही पड़ेगा। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, जो हम आयुर्वेद का एग्जाम्पल देंगे, सही बात। तो इसमें बोला है कि मुक्त पुरुष, अब आयुर्वेद में बोलते हैं कि मुक्त पुरुष शुभ अशुभ कर्म नहीं करते क्योंकि वे कामना रहित होते हैं। इस कथन से सिद्ध होता है कि, अब जो स्टेटमेंट ऊपर दी ना कि मुक्त पुरुष जो कि मुक्त हो चुके हैं, शुभ अशुभ कर्म नहीं करते क्योंकि वे कामना से रहित होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई हैं और आप ये समझेंगे। इसमें हमें क्या पता लग रहा है कि कर्मों का फल होता है, क्योंकि शुभ अशुभ कर्म नहीं करते, तो इससे हमें सीधा पता लग रहा है कि कर्मों का फल होता है और मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। सही बात, क्योंकि मुक्त है ना पुरुष, और उसको बोला शुभ शुभ कर्म, जो कॉन्सेप्ट, 2 बातें आ गई यहाँ पे, तो आपको ये मानना पड़ रहा है ऑटोमेटिकली। सही बात। अब हम आते हैं अभ्युपगम सिद्धांत पे। हाइपोथेटिकल थ्योरी है कि प्रूवन नहीं है, बस ऐसे बोल दिया। अब ये भी वाद विवाद जब चला होता है ना, जब डिबेट टाइप चली होती है ना, वहाँ पे होता है ये चीज़ ज़्यादातर। जिस असिद्ध, अपरीक्षित और अनुपदिष्ट, असिद्ध मतलब उसको प्रूव नहीं किया है, अपरीक्षित मतलब उसकी कोई एग्जामिनेशन नहीं हुई है, कोई प्रमाण उस पर नहीं लगाए हमने, अनुपदिष्ट मतलब जो कहीं पे बोला नहीं गया है, कहीं पे किसी बुक में नहीं बोला होगा, कहीं पे कहा नहीं है, अहेतुक बिना किसी फैक्ट के,
हेतु लाइक फैक्ट के, बात को वैदिक वाद के समय मान लेते हैं। वाद मतलब जब उसका वो डिबेट हो रहा है, वाद यहाँ पे ये मतलब हुआ वाद का, उस समय मान लेते हैं, उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जब तक शास्त्रार्थ, अब इसमें अगर आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड समझना है तो ऐसे समझिए कि जब तक शास्त्रार्थ के द्वारा वादी प्रतिवादी का सिद्धांत खंडित नहीं हो जाता, तब तक उसके सिद्धांत को मानना अभ्युपगम सिद्धांत है। कि शास्त्रार्थ कोई व्यक्ति है जिसको पूरा नॉलेज है शास्त्रों का, तो वो दो जो है डिबेट कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे दो स्टूडेंट्स का डिबेट रख दिया और एक जो टीचर है उस सब्जेक्ट का जिसको बहुत अच्छा नॉलेज है, हम वहाँ पे उनको शास्त्रार्थ मान लेंगे। ठीक है, तो उनको जो है इसको बहुत अच्छा नॉलेज है, पर वो जो दो स्टूडेंट्स हैं वो डिबेट कर रहे हैं और बीच में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो प्रूवन नहीं थी, जिनके बारे में कुछ नहीं बोला था, और जो सामने जो लोग बैठे हुए उस डिबेट को देखने वाले वो मान रहे हैं उसको, है ना। और जब तक वो मान रहे हैं तब तक ठीक है, पर जैसे ही टीचर बोलता है कि नहीं इस एक स्टूडेंट की बात में ये बात सही है और दूसरे की गलत है, तब तक हम जब तक मान रहे हैं तब तक वो अभ्युपगम सिद्धांत है। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम क्या बोले, द्रव्य को प्रधान मान कर बोल दिया, गुण को प्रधान मान कर कह दिया। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत, वो उनका महत्व क्या है। अब आयुर्वेद में मतलब बहुत सारे सिद्धांत बोले हुए हैं, आयुर्वेद बहुत ह्यूज है। ठीक है, बहुत सारे सिद्धांत है, पर आपको जो मेजर सिद्धांत है उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो इसकी देखिए आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, आप अगर एग्ज़ाम में आता ही है ना, तो आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया पहले तो, कि किसी भी शास्त्र को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमें कोई भी शास्त्र, कोई भी बुक या कोई भी जो है तो साइंस कुछ भी पढ़ना है तो उसके पहले हमें उसके प्रिंसिपल्स, उसके जो थ्योरीज़ हैं उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो वैसे ही जो आयुर्वेद जो है ना वो शाश्वत है, क्योंकि उसके सिद्धांत शाश्वत हैं, ये बात है। और चिकित्सा शास्त्र केवल औषधियों पर नहीं बल्कि उनके सिद्धांतों पर निर्भर करता है। और ये बात भी है कि चिकित्सा हमने जो ट्रीटमेंट हमने करनी है आयुर्वेद शास्त्र से, तो उसमें जो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पे हम ये डिपेंड नहीं करता है, ये जो है इसकी जो थ्योरीज, जो इसके प्रिंसिपल, जो चीज़ें बताई गई हैं ना, उस पर भी डिपेंड करता है। अब जो प्रमुख सिद्धांत जो है ना वो आपने ये लर्न करने हैं। पहले तो पंचमहाभूत सिद्धांत, देखिए पंचमहाभूत का नाम हमने स्टार्टिंग में भी लिया था, जहाँ पे हम बोल रहे थे आयु की कंपोजिशन में शरीर, इंद्रिय, आत्मा और सत्व आता है। तो वहाँ पे है ना त्रिदोष आपके वात पित्त कफ हो गए। ऑलराइट, जो त्रिदोष हैं आपके वो जो है तो वात पित्त कफ आ जाते हैं। सप्त धातुएं आपको पता ही है, सप्त धातुएं जो हैं आपकी, सप्त धातु जो है तो आप जो है तो फिजियोलॉजी में भी इसको आपके शरीर क्रिया है ना, क्रिया शरीर जो है उसके अंदर भी आप पढ़ते हैं इसको। और धातु पोषण सिद्धांत भी आपने वहीं पे ही आप पढ़ोगे इसको बहुत अच्छे से। लोक पुरुष सातम्य सिद्धांत, ये भी कि जो एक लोक है, हमारा ब्रह्मांड है और ह्यूमन बीइंग है, उनके बीच में सातम्य होता है। ये भी एक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सा है। पंचपंचक सिद्धांत, पंचपंचक जो है तो आपकी जो 5 इंद्रियां हैं, इन्हीं के जो है तो फिर फर्दर पार्ट्स जो हैं उनके द्रव्य, भूत, है ना, कर्म, इन सबको मिला करके जो 5 इंद्रियों के 5 फर्दर पॉइंट्स बनते हैं, तो इसलिए इसको पंचपंचक हम सिद्धांत को बोलते हैं, पंचपंचक सिद्धांत। सामान्य विशेष, सामान्य चीज़ों के बारे में और विशेष के बारे में। ये स्वभावोपरमवाद की प्रति क्षण जो है तो स्वभावोपरम, अपने जो शरीर जो अपने स्वभाव से जो है तो क्षणित होता रहता है। त्रिदंड, है ना, त्रिदंड में ये भी आप अष्टांग हृदय में देखेंगे त्रिदंड के बारे में। और प्रकृति समसंवेद, विकृति विषम संवेद सिद्धांत, ये जो है तो मोस्ट इसके जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं ये रहते हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे सिद्धांतों को, क्योंकि जो पंचमहाभूत हो गया वो तो हमने आगे चल के पदार्थ में हम अभी पढ़ेंगे, क्योंकि ये अलग से दिया भी हुआ है। और त्रिदोष आपने अष्टांग हृदय और जो आपका क्रिया शरीर है उसमें भी आप पढ़ेंगे। सब धातु आप वहाँ पढ़ेंगे, पोषण आप वहाँ पढ़ेंगे, धातु पोषण, लोक पुरुष लोक पुरुष जो साम्य है वो भी आप पढ़ेंगे ही। अगर इसमें से कोई भी बच जाता है एट द एंड तो मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक। पर अभी के लिए इसको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना अभी मुझे इसलिए ज़रूरी नहीं लग रहा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इसको सब जगह पढ़ेंगे ही। तो दैट इज़ इट। एंड होपफुली आप एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा। अब क्विक रिवीजन देंगे हम उसको, ठीक है।
तो सबसे पहला जो आ गया लक्षण ऑफ आयु एंड कंपोजिशन ऑफ आयु, हमने इसमें पढ़ा शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोग के बारे में पढ़ा। इसमें हमने श्लोक भी देखा है ना, धारी जीवित नित्यक अनुबंध चेतना अनुवृत्ति, ये सब हमने आयु के जो पर्याय पढ़े है ना। ठीक, अब उसके बाद आयु का लक्षण स्वरूप, इससे पहले हमने क्या देखा था कि आयुर्वेद का जो अर्थ मीनिंग और परिभाषा क्या है ना, परिभाषा हमने पढ़ी है और हमने लर्न भी करनी है। अब आयुर्वेद का लक्षण हम देखेंगे। आयुर्वेद का लक्षण हमने देखा हितायु और सुख दुखायु वाला। अब इसमें मैंने क्या कहा था कि हितायु और सुखायु आपने लर्न करनी है। हितायु आपकी सोशल लाइन से है, सुखायु आपकी पर्सनल लाइन से रहती है, और आयु हित और सुख ही होनी चाहिए, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो अहित और दुखायु आ जाती है। ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट जो कहा था पुरुषार्थ चतुष्टय, जो आपको लर्न रखना है, ये आपके काम आएगा आगे चल के। सही बात, ये भी हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आयुर्वेद का स्वरूप त्रिसूत्र है। त्रिसूत्र में क्या आ गया, हेतु लिंग औषध। हेतु लिंग औषध। अब आपको अगर इसके लिए हेतु लिंग औषध लर्न करने की मैं ट्रिक बता देती हूँ। आपने इसको पहले वर्ड HL और O से याद रखना है, हेलो त्रिसूत्र। हमने ऐसे ही लर्न रखना है कि स्वरूप है तो हमने हेलो, हम किसी का रूप देखते हैं, किसी को सामने देखते हैं तो हमें हेलो बोलते हैं ना हर बार, तो इसलिए HLO हेतु लिंग और औषध करके आपने इसको लर्न कर लेना है, राइट। HLO, ये आपने ट्रिक लर्न रख लेनी है इसके लिए। ऑलराइट, अब इसके बाद हम आते हैं, हमने आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़ा। आचार्य चरक ने क्या बोला है, पहले हेल्दी पर्सन को हेल्दी रखना है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये बोला है। सुश्रुत ने पहले क्या बोला है कि उन्होंने जो है तो व्याधि उपशिष्टा नाम को व्याधि से परिमुक्त करना है, और उसके बाद हमने स्वस्थ की रक्षा करनी है। अब सिद्धांत के बारे में पढ़ा, तो सिद्धांत की भी डेफिनेशन का आपने श्लोक लर्न करना है, इसके जो टाइप्स हैं वो भी लर्न करने हैं, उनको हमने बहुत अच्छे से समझा है। अब उसके बाद हमने जो आयुर्वेद की मूलभूत सिद्धांत है वो भी, और इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है क्योंकि आगे चल के आप ये सब पढ़ेंगे ही, ये आपके सिलेबस में आएंगे। कुछ फिजियोलॉजी में आएंगे, कुछ एना में आएंगे आपके, और कुछ जो है तो आपके पदार्थ में भी हैं सिलेबस में, तो ये वहाँ से होते जाएंगे और उनको ही आप एक्सप्लेन करोगे, उनकी इंपॉर्टेंस आप धीरे धीरे जब एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आपको उसकी इंपॉर्टेंस भी खुद ही समझ में आ जाएगी, तो आप खुद से भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक बात। तो नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ने से पहले आप पहले इस लेक्चर को एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए। ठीक है, एंड दैट इज़ इट। थैंक यू।